हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की परिस्थिति सेम नहीं है। किसी ने 4 महीने पहले पढ़ाई शुरू करी तो किसी ने 4 महीने बाद पढ़ाई शुरू करी। तो इस वीडियो को देखने का जो मकसद है, ये वीडियो किसको देखनी है? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो प्री 2025 जिनका टारगेट है, परंतु इस टारगेट के अंदर उनका जुलाई महीना, अगस्त महीना, सितंबर महीना और अक्टूबर महीना, ये 4 महीने उनके क्या हो चुके हैं? वेस्ट हो चुके हैं। और अब उनका यह मानना है कि बचे हुए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि इन 4 महीने में मैं क्या किताबें पढ़ूं, कौन सी किताब को छोड़ूं, कौन सी किताब को कितना समय पढ़ूं, और मैं रिमेनिंग 4 महीने में अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं तो किस तरह से मैं प्री 2025 को क्रैक कर सकता हूं। तो दोस्तों, आप में से अगर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, कब? मैंने एक वीडियो बनाई थी जुलाई के महीने में, जहां पर प्रीलिम्स 2025 क्रैक करने के लिए आपको जो भी बुक लिस्ट चाहिए मैंने बताया था। जुलाई के बाद मैंने 2 महीने बाद सितंबर में एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल था 2 महीने का अपडेट एमपीपीएससी प्री 2025। तो जुलाई के बाद 2 महीने का गैप दिया, सितंबर में बनाई, और सितंबर के बाद वापस से 2 महीने का गैप दे रहा हूं, और अक्टूबर बिल्कुल एंड होने की कगार पर है। तो ये वीडियो किसके लिए नहीं है? उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी हमारी बताई हुई प्रीवियस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग पहले से पढ़ रहे हो, आप सितंबर से पढ़ रहे हो, तो जो टाइम टेबल आपने सितंबर से बनाया हुआ है और जो वीडियो को देख के आपने समझा था हमारी, तो आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है। ये वीडियो बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक सब कुछ वेस्ट हो चुका है और नवंबर में दिवाली से या दिवाली के बाद से वो 4 महीने में प्री 2025 को बहुत अच्छी तरीके से जो है निकालने की सोच रहे हैं। ये केवल उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। तो वीडियो किसके लिए है ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई। अगली चीज की दोस्तों आप इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी मंजिल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एमपीपीएससी प्री 2025 फरवरी में ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई गारंटी नहीं है बिकॉज हो सकता है कि वो मार्च में ना आके अप्रैल में आ जाए, अप्रैल में ना आके मई तक आ जाए, तो मई तक आ सकता है। लेकिन हमको तो इसी सोच के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है कि हमारे पास तो केवल फरवरी तक का टाइम है और मार्च में हमको प्री 2025 देना है। मार्च से पहले नहीं आएगा, उस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। तो अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में दोस्तों देखूं तो आपके पास जो पहला महीना बाकी है, आपके पास जो पहला महीना बाकी है वो कौन सा है? नवंबर का। नवंबर के बाद जो आपके पास दूसरा महीना बाकी है वो कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर के बाद जो आपके पास तीसरा महीना बाकी है वो कौन सा है दोस्तों? जनवरी। और जनवरी के बाद जो आपके पास चौथा महीना बाकी है वो कौन सा है दोस्तों? फरवरी। तो 4 महीने के अंदर हमको ये काम करके दिखाना है। देखो, जो स्ट्रेटजीज होती है ना दोस्तों, वो आए दिन नहीं बनती, एक ही बार बनती है और उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जो मेरी YouTube फैमिली है, जो एस्पिरेंट्स मुझे YouTube के माध्यम से देखते हैं, मैंने उनसे पहले भी वादा किया है कि YouTube के माध्यम से मेरा जो फर्ज है आपके प्रति, केवल एक वीडियो बना के आपको गाइडेंस देना नहीं है। हर 2 महीने में, जैसे कि किसी ऑफलाइन कोर्स के अंदर होता है, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर होता है कि लगातार माध्यम से आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन मुझे आपके साथ चाहिए। और मैं हर 2-2 महीने में आता रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर ये वीडियो मैं अक्टूबर एंड में लॉन्च कर रहा हूं तो इसके बाद सेम स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं कब लॉन्च करूंगा? दिसंबर एंड में लॉन्च करूंगा। लेकिन एक बात आपको समझना जरूरी है कि 2-2 महीने जैसे जैसे बीतते जाएंगे, आपकी जो सिलेक्शन की चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2 ही महीने बचे हैं और आप 2 ही महीने में एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में भी जीना चाहिए। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है ना, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में दोस्तों सारा बिगड़ा काम वापस बनाया जा सकता है। जैसे ही ये 4 में से केवल 2 महीने बचेंगे तो फिर हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा थोड़ा संभाल पाएंगे अपनी गाड़ी को, तो वो बात हम तभी करेंगे दिसंबर एंड के टाइम पर। लेकिन फिलहाल ये 4 महीने हमारे सामने हैं, 4 महीने का सफ़र हमारे सामने है। तो मैंने ये 4 महीने दोस्तों आपके लिए बड़ी सिंपल तरीके से जो है क्या किया है, मैंने इन 4 महीनों को दोस्तों ब्रेक कर दिया है आपके लिए। बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है आपके लिए, मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा है फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है। फर्स्ट मंथ का मतलब दोस्तों यहां पर हमारा किससे है, फर्स्ट मंथ का मतलब है दोस्तों यहां पर हमारा आपका नवंबर का महीना। कौन सा वाला महीना आपका, नवंबर का महीना, आपका नवंबर का महीना, ठीक है। तो आपके नवंबर के महीने में आप क्या करिएगा, देखो आप जो चाहो अपने लिए रणनीति बना सकते हो, लेकिन अगर आप अपने लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो तो वही मेरा काम है कि वो काम मैं आपको करके दूं। तो अगर आप इस 4 मंथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, आपको अपने प्रिपरेशन में जमीन आसमान का जो फर्क है वो देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों अपनी एक वीडियो पे एक कॉमेंट मैंने देखा था कि सर इतनी बड़ी बड़ी रणनीति आप जो है बनाते हो, आप खुद उसको फॉलो करके एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर लेते। बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, पूछने वाले ने क्या गलत पूछा है। तो दोस्तों आप में से जिनको नहीं पता है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। वर्तमान में मैं 28 वर्ष का हूं, मेरी उम्र 28 वर्ष है, और यूपीएससी के लिए मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरे बर्थडे के हिसाब से 8 अगस्त के हिसाब से लगभग मेरे पास अभी लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 3 से 4 अटेम्प्ट मेरे यूपीएससी के अभी भी बाकी हैं। आज तक मैंने कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म तक नहीं भरा है, फॉर्म तक नहीं भरा है। एग्जाम देने जाना तो बहुत दूर की बात है। बीते 5 वर्षों से मैं टीचिंग की इस लाइन में हूं, और मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं इस टीचिंग की लाइन में कैसे अपने आप को ढालता गया, और जो मुझसे पढ़ते थे उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता गया। तो पिछले 5 वर्ष से मैं इसी लाइन में कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। घर वाले कहते हैं, मेरी माताजी कहती हैं, मेरे फादर नहीं हैं, मेरी माताजी कहती हैं बेटा सरकारी नौकरी करो, ये सब करने में क्या रखा है। तो उनकी बात को भी मैं फॉलो करता हूं। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आप सिचुएशन जानते हैं कि जो हमारा प्रोफेशन है, हम उस प्रोफेशन को यूं ही बंद नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन भगवान की दुआ से अगर कभी भी मुझे भविष्य में मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली खुद भी प्रिपेयर करूंगा और अपनी जी जान से एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वर्तमान में मेरा फर्ज आप सभी के प्रति है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बस इतनी छोटी सी बात है ना। तो उस सवाल का जवाब, मैं इस जवाब को किसी और वीडियो में भी देना चाहूँगा अलग से, लेकिन फिलहाल आप लोग मुझे देखते हैं तो सोचा कि बीच में यूं ही आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास नवंबर का महीना रहेगा, ये हमारा पहला महीना रहेगा। इसमें हमको 2 किताबों को लेके चलना है, एक हमारी परीक्षा धाम है और दूसरी हमारी पुणेकर की ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, मैंने परीक्षा धाम की किताब के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि परीक्षा धाम किताब को हम 30 दिन में कैसे याद करें। तो वही सेम स्ट्रेटेजी मैं यहां पर अभी लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या है ये देखो। सबसे पहले ये जो फिलहाल किताब दिख रही है आपको, ये दोस्तों डिस्क्रिप्टिव किताब है। अब व्यक्ति अलग अलग बातें देखो कहता है, मुझे पर्सनली ये किताब अच्छी लगती है इसलिए मैं इस किताब को रेकमेंड कर देता हूं। अगर आपको ये पर्सनली किताब अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको मत पढ़िएगा, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता, वरना सामने वाले को लगेगा कि परीक्षा धाम से मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ पैसे मिले हैं कि मैं उनकी लगातार तारीफ कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। ऑफलाइन में मैंने 30 डेज़ के अंदर इसको याद करवाया है, टेस्ट लिए हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और कोई किताब एमपीजीके की ऐसी नहीं है जहां से तुम्हारा 100% पेपर एमपी के सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, ऐसी कोई किताब नहीं है। तो तुमको एक अच्छी किताब को लेके चलना पड़ेगा और उसी को लगातार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब देखो, डिस्क्रिप्टिव हो गई। और ये जो दोस्तों पुणेकर की जो किताब है, पुणेकर की किताब ये कैसी है, ये ऑब्जेक्टिव किताब है। तो हम तो भैया दोनों किताबों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। और कॉम्बिनेशन दोस्तों हम कैसे लेके चल रहे हैं, आपको देखो नवंबर के महीने में कुछ नहीं करना है, पूरे दिन आपका केवल एक ही काम है। क्या काम है कि जो परीक्षा धाम की आपकी किताब है ना, मैंने पहले भी कहा था, इस बात को तो मैं वैसा ही सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूं। परीक्षा धाम किताब के आपको डेली कितने पेजेस पढ़ने हैं दोस्तों, 13 पेजेस पढ़ने हैं। अब आप जिससे पहले कि कहो कि सर 13 पेज पढ़ना डेली असंभव है, तो फिर 4 महीने में एमपीपीएससी क्रैक करना भी दोस्तों असंभव है। अगर आपको डेली 13 पेजेस पढ़ना बहुत ज़्यादा लगता है
तो सॉरी टू से अभी आप एमपीपीएससी के एग्जाम को जाने नहीं हो, और एमपीपीएससी की तैयारी कैसे कैसे धुरंधर करते हैं और वो कितना कितना पढ़ते हैं, आप उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। तो आप असलियत को जानिए। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक लेवल की तैयारी करते हैं, आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है। एमपीपीएससी को बिल्कुल भी हल्का एग्जाम मत समझना। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, एक एक दिन में 1/4 किताब कम से कम अच्छा तरीके से वो रिवाइज कर डालते हैं। तो हम तो आपको केवल कितने पेज करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों? 13 पेज करने के लिए कह रहे हैं, और समय भी कम बचा है, और बिल्कुल हो सकता है जैसे ही दोस्तों आपने 13 पेज किए, तो इस 13 पेज में आप जो भी कंटेंट पढ़ोगे, इस 13 पेज में आपने जो भी कंटेंट याद किया होगा, केवल पढ़ना नहीं है दोस्तों, क्या करना है? याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। और लगभग 13 पेज याद करने में कितना समय जाएगा? लगभग आपके 4 घंटे दोस्तों इसमें खर्च होंगे। कितने घंटे खर्च होंगे? 4 आवर्स जो है आपके इसमें खर्च हो जाएंगे। जो थोड़ा सा स्लो याद करता है उसके 5 घंटे भी जो है इसमें खर्च हो सकते हैं। अब जो कंटेंट आपने 13 पेजेस में से दोस्तों पढ़ा होगा, उसी सेम कंटेंट को आपको किससे रिवाइज करना है? आपको पुणेकर से रिवाइज करना है। अब दोस्तों पुणेकर की ये जो किताब है, ये कंप्लीटली कैसी है? ऑब्जेक्टिव वाली बुक है। तो ऑब्जेक्टिव बुक से आपको जो है क्या सॉल्व करने हैं? एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सोचो कितना मजा आएगा। 13 पेजेस में मान के चलो तुमने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा, और मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने के बाद अब तुमको लग रहा है कि यार मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको चेक करने का बड़ा ही सरल सा तरीका है। क्या तरीका है? मध्य प्रदेश का भूगोल ओपन कर लो और इसमें से उसके क्वेश्चंस लगाना जो है दोस्तों शुरू कर दो, ठीक है। ये किताबें केवल हिंदी मीडियम में ही आती हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है, और इंग्लिश मीडियम में इनका कोई बहुत अच्छा विकल्प दोस्तों है भी नहीं, है ना। और लगातार हर वीडियो में कहता हूं कि जो भी इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट है, अपने फोन में गूगल ट्रांसलेट का जो ऐप है, गूगल ट्रांसलेट का ऐप होता है, उसको डाउनलोड करो। उसमें फोटो खींचने का ऑप्शन आता है, 1 सेकंड के अंदर पूरी फोटो का वो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देगा। तो आपको जो भी वर्ड्स में डिफिकल्ट है आप वहां पे लिख सकते हो, बहुत आराम से काम होता है। कभी करके तो देखो, ठीक है। सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आपका 13 पेजेस याद हो गए डिस्क्रिप्टिव किताब से, और वही सेम कंटेंट आपका रिवाइज हो गया पुणेकर की किताब से। अब जिससे पहले कि आप कहो कि सर पुणेकर का लोड हम कैसे संभालेंगे, तो भाई मेरे, ये 13 पेज में और ये पुणेकर की किताब में अलग थोड़ी ना कुछ लिखा होगा। टॉपिक तो सेम है ना तुम्हारा। जो टॉपिक तुमने परीक्षा धाम से पढ़ा है, उसी टॉपिक के तो तुमको क्वेश्चन लगाने हैं। तो तुम्हारा सेम डे पर रिवीजन हो रहा है। सोचो, तो 1 महीना तुमको ये आराम से करना है। 1 महीने के अंदर ये दोनों किताबें जो है समाप्त हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और किताबों की फोटो भी इसलिए दिखा रहा हूं कि फिर आप कमेंट सेक्शन में कहते हो सर हमको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों देखो, घटना चक्र की कौन सी वाली किताब, जिससे पहले कि आप हल्ला करो मैंने क्लियर कह दिया, घटना चक्र की कौन सी वाली किताब? ऑब्जेक्टिव किताब। अब आप सब ऑब्जेक्टिव किताब की हमको अलग अलग फोटो दिखाओ, तो भैया वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। उसके लिए आपको गूगल पे खुद सर्च करना पड़ेगा। और घटना चक्र किताबों की सबसे अच्छी खासियत क्या है दोस्तों? घटना चक्र की किताबों की सबसे अच्छी खासियत दोस्तों ये है कि ये बाइलिंगुअल में आती हैं, यानी कि इंग्लिश के लिए भी आती है ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है, और ये हिंदी मीडियम के लिए भी आती है। अगर आपके पास कोई किताब की दुकान है, आप वहां पर जाके पूछ भी लेंगे ना, तो इतनी फेमस किताबें हैं, कोई भी आपको दे देगा। और अगर आप आज की डेट में 2024 ईयर में हम बैठे हैं, और आज की डेट में अगर आप किताब की जुगाड़ भी नहीं कर पाते, तो फिर आप कम से कम गिरी से गिरी हालत में मुगल सल्तनत के ज़माने के हैं। क्योंकि आज के टाइम पर ऑनलाइन किताब खरीदना भी बड़ा आसान है ना। तो इतना तो मैंने आपको करके दे दिया है, जहां जहां किताब की फोटो दिखा सकता हूं दिखा दिया है। तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे? इन 6 सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव घटना चक्र ले आएंगे, और हिंदी वाले भी क्या करेंगे? इन 6 सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव वाली घटना चक्र उठा लाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमारे कौन से महीने खर्च हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 2nd और 3rd मंथ हमारा खर्च हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि एक तो हमारा यहां पर कौन सा महीना जा रहा है? एक तो दोस्तों हमारा यहां पर दिसंबर का महीना जो है खर्च हो रहा है, और दिसंबर के महीने के साथ साथ दूसरा हमारा कौन सा खर्च हो रहा है? दूसरा दोस्तों हमारा जनवरी का महीना खर्च हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि हमारे पास 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने में अब देखो, आप लगातार कह रहा हूं, आप
नवंबर से पहले से ही पढ़ते आ रहे हो तो आप इस वीडियो की स्ट्रेटेजी को भले ही सुन लो लेकिन फॉलो मत करना। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी एमपीपीएससी प्री की तैयारी ही नवंबर में शुरू करी है तो उसको मैं कौन सी 2 किताबें रेकमेंड नहीं करूंगा जो मैं बाकी इससे पहले करता था। कौन सी? देखो, हिंदी मीडियम के लिए मैं एक डिस्क्रिप्टिव किताब रेकमेंड करता हूं जिससे सभी लोग वाकिफ हैं। वो कौन सी किताब हो गई? लूसेंट। लूसेंट भी कौन सी वाली है दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव। लूसेंट इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी नहीं आती है तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए दोस्तों कौन सी किताब रेकमेंड करता हूं? तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए दोस्तों जो किताब रेकमेंड करता हूं वो किरण पब्लिकेशन की 1 लाइनर अप्रोच वाली किताब होती है। और ये भी दोस्तों कैसी आती है? ये भी डिस्क्रिप्टिव में ही दोस्तों आती है। तो ये दो किताबें मैं ऐसे किसी भी एस्पिरेंट से पढ़ने को नहीं कहूंगा जिसने अपनी तैयारी पहली बार नवंबर में ही शुरू करी है। तो आप इन डिस्क्रिप्टिव किताबों को स्किप कर दो क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। और यही होता है दोस्तों, समय के हिसाब से रणनीति में बदलाव आता है। तो अब आप दोस्तों क्या करोगे? आप भारत का इतिहास काय से पढ़ोगे? घटना चक्र एमसीक्यू। भारत का भूगोल काय से पढ़ोगे? घटना चक्र एमसीक्यू, है ना। राज्य व्यवस्था पॉलिटी घटना चक्र एमसीक्यू। भारत की अर्थव्यवस्था घटना चक्र एमसीक्यू। साइंस की घटना चक्र लाना जरूर है लेकिन उसमें से केवल कौन सा सेक्शन पढ़ना है? बायोलॉजी वाला। और कंप्यूटर की भी घटना चक्र लिया ना क्योंकि कंप्यूटर में हर साल 2 क्वेश्चन तो फंस जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, साइंस की जब तुम घटना चक्र लेके आओगे तो उसमें से केवल बायोलॉजी पढ़ोगे साइंस के नाम पर। लेकिन साइंस की घटना चक्र में अगर दोस्तों आपको पर्यावरण का सेक्शन मिलता है, एनवायरमेंट का, उसे भी पढ़ लेना। अगर आपको उसमें टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन मिलता है उसको भी पढ़ लेना क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गया, पर्यावरण हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ये तो हमारे में यूनिट 7 में वैसे भी आ ही जाता है। तो उस सेक्शन को आप जो है कवर वहां से कर लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये एमपी के अलावा, एमपी का जुगाड़ तो हमने निकाल ही लिया नवंबर महीने में। तो एमपी के अलावा जितना भी जीएस का सेक्शन बचता है वो पूरी टेंशन हमारी यहां से क्लियर हो जाएगी। अब इनको पढ़ोगे कैसे? थोड़ा सा एक तरीका दोस्तों याद रखना, मेरी एक छोटी सी बात आपको याद रखना। देखो, केवल एमसीक्यू याद नहीं करने, एमसीक्यू का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ना है ना। अब देखो कैसे पढ़ोगे? प्रतिदिन 50 पेज। कितने पेज? 50 पेज। अब आप कहो सर प्रतिदिन 50 पेज कैसे होगा? अरे भैया, घटना चक्र एमसीक्यू में एक पेज पर 4 से 5 ही एमसीक्यू होते हैं। कितने? 4 से 5। ये कोई डिस्क्रिप्टिव किताब नहीं है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव किताब है। और एक किताब घटना चक्र अगर आपके पास है तो आप भली भांति जानते हैं कि एक पेज पर 4 से 5 एमसीक्यू। तो अगर यार एक पेज पे 4 एमसीक्यू भी हैं तो 50 × 4 तुमने कितने एमसीक्यू लगाए पूरे दिन में? 200 एमसीक्यू। और ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी तुम्हें यही तो काम करना है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन को पूरा एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको मेमोराइज कर लो। और मेमोराइज करने की भी एक लिमिट रखा करो। प्रीलिम्स में केवल उस हद तक मेमोराइज करो कि ऑप्शंस दिख गए तो हम पता लगा लेंगे। ऐसे याद नहीं रखना कि मेमोरी में याद होना चाहिए, लिखना रहेगा ना। ऑप्शन दिख के पता लगा लें, बस उस हद तक आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमारा कंप्लीट जीएस का निचोड़ निकल गया। दिसंबर और जनवरी, कायदे से नवंबर में पूरा एमपी और दिसंबर जनवरी में बचा हुआ पूरा जीएस। हमारा बेस यहीं पर बनके एकदम चकाचक तैयार हो गया है। और मेरी बात याद रखना, आप कहते हो कि सर यूनिट 10 जो जनजातियां हैं उसके लिए अलग से किताब खरीदें, कोई मतलब नहीं है। परीक्षा धाम में मैंने देखा है 60 से 65 पेज डिस्क्रिप्टिव वाले केवल जनजातियों के हैं। 60-65 पेज, वो भी डिस्क्रिप्टिव। जनजातियों का बहुत बड़ा सेक्शन होता है। अगर तुमको उसमें महारत हासिल है तो काम तुम्हारा चल जाएगा। अब तुम ये कह रहे हो कि सर वो 2-3 जो ऊटपटांग से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो मैंने आपसे लिटरली कहा है कि वो 2-3 जो उटपटांग क्वेश्चन आते हैं एमपीजी के में, वो किसी किताब से नहीं फंसते हैं। तो इट्स बेटर कि आप वो 2-3 क्वेश्चन के पीछे अपनी पूरी बैंड मत बजाओ 3-4 किताबें पढ़ पढ़ के, ठीक है। एक किताब पे स्टिक रहो। जनजातियों के लिए भी पूरा एमपी का ही सेक्शन आपको वो एक ही किताब पढ़नी है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। और जब आप उसको पुणेकर से रिवाइज करोगे एमसीक्यूज के थ्रू तो भी तो वो 2 बुक्स का रेफरेंस तो वहां पे आ ही रहा है ना दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं चौथे मंथ में।
चौथा जो मंथ है हमारा, उसमें आपको 3-4 किताबें दिख सकती हैं, लेकिन बहुत ही पतली पतली मैगजीन जैसी हैं। तो चौथे मंथ का ये पार्ट 1 आप फिलहाल देख रहे हो स्क्रीन पर, क्योंकि चौथे मंथ में आप कौन से महीने में बैठे होगे? चौथा महीना मतलब हम फरवरी की बात कर रहे हैं। तो फरवरी में आपको छोटे छोटे 3-4 काम करने हैं, जैसे कि स्पीडी की ईयरली वाली मैगजीन उठा लाना, और ये तथ्यबाण वाले लॉन्च कर देंगे जनवरी तक अपना पिछले साल का पूरा एमपी का करंट अफेयर्स। तो ये 100 रुपए की ये आती है, 100 रुपए की ये आती है, और पतली पतली सी रहती हैं, 50 पेज 100 पेज के आसपास की। तो ये आपको पढ़ लेनी है। इतना क्लियर हो गया। और इसमें स्पीडी के अंदर भी आप सबसे पहले जो पीछे स्पीडी किताब के पीछे जो लगभग 500 या 500 से भी ज्यादा जो करंट अफेयर के एमसीक्यू होते हैं ना, पहले उनको याद कर लिया करो, उसके बाद फिर आगे का डिस्क्रिप्टिव पढ़ा करो। ठीक है, इसमें तो खैर पूरा डिस्क्रिप्टिव ही होता है। तो ये आपका करंट अफेयर्स एकदम बवाल हो जाएगा। चौथे महीने में ये केवल 2 पतली पतली मैगजीन थोड़ी ना पढ़ोगे, चौथे महीने में एक काम एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। देखो, जहां किताबों में प्लस लिखा हुआ है वहां पर आपको दोनों किताब पढ़नी है। जहां किताबों में प्लस ना लिख के क्या लिखा हुआ है, और यानी कि या, तो यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यूनिट नंबर 7 से हर व्यक्ति घबराता है, यूनिट 7 और यूनिट 9। यूनिट 10 की घबराहट अपने मन के अंदर मत रखो, क्योंकि एमपी की जो किताब पढ़ोगे आप, उसमें यूनिट 10 बहुत प्यारी तरीके से कवर होती है जनजाति की। तो यूनिट 7 के लिए या तो तुम मार्केट से ये वाली किताब उठा लो, एक ये आती है अरिहंत की, मैंने फोटो दे दिया है ताकि आप परेशान ना हो, और एक ये परीक्षा धाम की यूनिट 7 की आती है। तुम दुकान पे जाओ और दुकान पे जाके दोनों किताबों को 5 मिनट आजू बाजू रख के देख लो। अब ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन उतना पता चलेगा नहीं। मैं इन 2 किताबों में से मैं पर्सनली कौन सी रेकमेंड करता हूं, तो मैं चूज करके नहीं बता सकता। दोनों ही किताबें इक्वल लेवल की हैं, तो मैं इन दोनों में से जो अच्छी लगती है वो ले लो। बदकिस्मती से ये दोनों ही किताबें इंग्लिश मीडियम में नहीं आती, केवल काय में आती हैं, हिंदी मीडियम में। तो यार देखो, तुमने पीछे जितनी भी वो 6 किताबें देखी थी घटना चक्र की, वही सबसे बड़ा पोर्शन है, 2 महीने तक चलेगा, वो सारी इंग्लिश में आती हैं। तो जहां हिंदी में आ रही है जो चीज, उसको लेट इट बी, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तुम साइंस की जो घटना चक्र है उसमें भी तुम टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी ये सब पढ़ोगे, तो वो बायोलॉजी ये लोग भी कवर करवाएंगे अपने में, तो बहुत सारा तो तुम्हारा वही वाला रिपीट होएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और मुश्किल से 100 पेज की ये किताब होती है, पतली सी। तो इसको आपको यूनिट 7 के लिए या तो ये इसमें से कोई एक पढ़ लेना है। और सेम तरीके से आपको चौथे महीने में एक चीज और करनी है, यूनिट 9 के लिए या तो आपको ये वाली किताब, ये दोस्तों परीक्षा धाम की ही है, ये परीक्षा धाम की किताब है, और ये वापस से दोस्तों किसकी है, अरिहंत की है। और ये दोनों किताबें भी दोस्तों केवल हिंदी मीडियम में आती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे चौथे महीने में क्या करने को कह रहा हूं, करंट अफेयर्स की आपको 2 पतली पतली मैगजीन पढ़नी है। करंट अफेयर्स की 2 पतली पतली मैगजीन पढ़ने में मुश्किल से आपको 15 दिन लगेंगे। 15 दिन बहुत बड़ा समय होता है केवल करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और जो रिमेनिंग 15 दिन है उसमें आप ये 2 किताब पढ़ लेना, एक यूनिट 7 की पतली सी 100 पेज की, और एक यूनिट 9 की पतली सी 100 पेज की लगभग। ठीक है, तो आप एक चीज इसमें सबसे अच्छी दोस्तों ये देखिए कि जब आपके 2 महीने घटना चक्र के लिए डिसाइड किए गए हैं, तो वहां पर आप केवल घटना चक्र ही पढ़ रहे हो, कुछ और नहीं है। जो नवंबर का महीना आपका एमपी जीके के लिए डिसाइड किया गया है, वहां पर आप केवल एमपी जीके ही पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। और जो चौथा महीना फरवरी, जो आपका करंट अफेयर्स और 7 और 9 को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, उसमें आप केवल वही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। तो यहां पर किसी भी प्रकार की आप बहानेबाजी कायदे से कर सकते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या यही है। बिल्कुल 4 महीने भी आपके अगर स्ट्रांग है ना दोस्तों, मजबूत है ना, तो अभी भी गेम अपने हाथ में है। गेम अपने हाथ से कब निकल जाएगा, जब हमारा दिसंबर भी पूरा निकल जाएगा और हमने कुछ भी नहीं किया होगा, और जनवरी से पहली बार हम सोचेंगे प्रिपरेशन करने की, तो वहां पर गड़बड़ होगी। जनवरी में अगर तुम प्रिपरेशन शुरू करोगे अगले साल, तो इस बात की आप दुआ करना कि जो प्रीलिम्स है वो मार्च में बिल्कुल ना हो, मई में हो, ताकि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वापस से 4 महीने मिल जाएं और आप ये 4 महीने की स्ट्रेटेजी उन 4 महीनों में लगा सको। लेकिन फिलहाल नवंबर से शुरू करते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हमने एमपीजीके और एमपीजीके से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने ओवरऑल जीएस पूरा डिस्कस कर लिया है। हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है और यूनिट 7 और 9 जैसी जो थोड़ी सी शैतान यूनिट्स हैं उनको भी हमने कैसे डील करना है वो देख लिया है। और इस बार मैंने किताबों की फोटो बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों आपको दिखाई हैं, तो कृपया करके आप इस शेड्यूल को फॉलो करिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, आप सिंपली क्या करिए, आप सिंपली मुझे इस नंबर पर मैसेज मत करिएगा, सिंपली कॉल करिएगा। अगर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो ऑनलाइन काउंसलर्स होते हैं वो आपको जवाब देंगे। अगर आप कॉल करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों इतना क्लियर हुआ आप सभी को? बढ़िया चंगा। अब सुनो, 4 महीने हैं और मान के चलो प्रीलिम्स मार्च में नहीं हुआ, वो 2 महीने और खिसक गया, तो तुम्हारे पास कितने महीने हैं? 6 महीने। और अगर तुम 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ बैठकर प्री पढ़ते रहोगे तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। क्योंकि पता है जिन लोगों का प्री नहीं निकलता उन्हें हर हाल में प्री चाहिए होता है, और जिन लोगों का प्री हर साल निकल जाता है उनको हर हाल में मेंस चाहिए होता है। तो ये जो सिलसिला है वो कभी बंद नहीं होता। तो अगर तुम 6 महीने आने वाले सिर्फ प्री ही प्री पढ़ने वाले हो और 6 महीने में से तुम बिल्कुल भी उपयोग मेंस का नहीं करने वाले हो, तो ये बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें गिरना बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है। तो इसीलिए इन 4 या 6 महीने में डेली थोड़ा थोड़ा, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं और कहता रहूंगा, दिन में 2 घंटा या 2 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो दिन में 1 घंटा मेंस का लेक्चर देखो। बस मेंस का लेक्चर देख लो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे इतनी गारंटी है कि अगर आपने हमारे ऑनलाइन कोर्स में से मेंस का लेक्चर 1 घंटे भी दिन में देख लिया ना, तो मजाल आप कोई चीज़ भूल जाओगे। इतना विश्वास हमको हमारी मेहनत, हमारी शिद्दत और हमारी कंटेंट क्वालिटी पर दोस्तों है। बस आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बस इतना ही डिस्कस करना चाहता था। इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। मोबाइल नंबर मैंने आपको अपना प्रोवाइड किया है, आप डायरेक्टली सीधे मुझसे कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।